बाद के जो एक क्वेश्चन है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस के अंदर हमारे सबसे ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो इनको एकदम बढ़िया तरीके से आगे के सवालों को करना है, और ये क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं वेक्टर्स में बार 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 बार। ये मान के चलो कि 5-6 सवाल पक्का पक्का तुम्हें देखने को मिलेंगे, और उसमें से 4-5 जो हैं वो तुम्हें रिपीट मोड पे मिलेंगे। ठीक है, निशा ऑलरेडी DSSS की वेब सीरीज कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, चाहो तो उसको बाय कर सकते हो। जिसने पूरा कोर्स लिया था उसके में है ही, सबका आंसर ऑलरेडी आ गया। चलो, तो इफ ए एंड बी आर इररोटेशनल वेक्टर्स देन डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, देखो इररोटेशनल होने का मतलब क्या है कि ए का जो है कर्ल वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और बी का कर्ल भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ये कह रहा है। और डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है कि ए बाहर आ जाएगा और इनटू में क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ बी। ठीक है, माइनस में बी बाहर आ जाएगा और कर्ल ऑफ ए, और ये दोनों तो 0 है तुम्हें पता है, तो ये दोनों 0 है तो ये ओवरऑल भी 0 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ए कर्ल बी माइनस बी कर्ल, यही होता है। बिल्कुल सबका सही है, सबने इसका तुरंत आंसर दे दिया। ठीक है, ठीक है आदर्श। चलो अगला देखो, ये कह रहा है V इज द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस S, और F ये दिया हुआ है हमें, देन द वैल्यू ऑफ ये लाइन इंटीग्रल ऑफ F डॉट एंड ds। ये क्वेश्चन तो रट लो। ठीक है, ये क्वेश्चन तो रट लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या लगानी है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगानी है। तो हम इसको ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ F dv लिखेंगे। ठीक है, तो जब डाइवर्जेंस ऑफ F लेंगे तो क्या आएगा, 1 + 2 + 3 इंटू में dv। तो ये बन जाएगा तुम्हारा कितना, 6 बाहर आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ dv, और dv का कितना हो जाएगा v, तो 6v इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सबका लाइन से एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है if v is a vector point function and S is an open surface bounded by a closed curve C, then the tangential line integral F along C is described by। लाइन इंटीग्रल किसके द्वारा बताया जाता है, ये क्वेश्चन तो DSSS फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है। DSSS में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बताओ लाइन इंटीग्रल से कौन सा इंटीग्रल डील करता है, स्टोक्स थ्योरम करती है। स्टोक्स थ्योरम जो होती है वो लाइन इंटीग्रल से डील करती है। ठीक है, तो बिल्कुल सबका आंसर एकदम सही है, तो इसका स्टोक्स थ्योरम हो जाएगा। स्टोक्स थ्योरम लाइन को सरफेस में कन्वर्ट करती है। ठीक है, बिल्कुल एकदम सही बात है। अगला, द यूनिट नॉर्मल सरफेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तुम्हारा वेक्टर कैलकुलस के अंदर। ये क्वेश्चन ना आए तो बात अधूरी है। ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमें किससे पता लगता है, पहली बात तो नॉर्मल वेक्टर पता लगता है ग्रेडियंट ऑफ फाई से, और जब उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फाई फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो जब मैं इसका ग्रेडियंट लूंगा तो ग्रेडियंट क्या बन जाएगा, देखो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो 2x i कैप प्लस का 8y j कैप माइनस का 6z k कैप, ये बनेगा। ठीक है, यहीं पे इसको इस पॉइंट पे भी कैलकुलेट कर लो, ग्रेडियंट ऑफ फाई एट 1 1 1, जब 1 1 1 पे निकालोगे तो हो जाएगा 2i कैप प्लस 8j कैप और माइनस का 6k कैप हो जाएगा। और जब हम इसका यूनिट वेक्टर कन्वर्ट करेंगे तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देंगे। ठीक है, तो 2i कैप प्लस 8j कैप माइनस 6k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना आएगा, 4 प्लस 64 प्लस 36, यानी कि 104। 104 में से क्या बाहर आएगा भाई, 26 आएगा शायद, है ना। इसको 26 गुना 4 लिख सकता हूं ना मैं, तो 4 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2√26 और 2i कैप प्लस 8j कैप माइनस का 6k कैप। 2 जो है इसको डिवाइड कर देगा, तो देखो 26 एक में ही है, बस ए में ही है। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल था, आसान सवाल था। आर वेक्टर ये दिया हुआ है, जनरल वेक्टर आर इसका मैग्नीट्यूड है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, ये सीधी बात है, ये सीधा रिजल्ट तुम्हारे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है कि कर्ल ऑफ आर की पावर एन इंटू आर वेक्टर जो होता है वो हमेशा 0 होता है। और इसी से रिलेटेड एक रिजल्ट और भी लिखा हुआ है, अगर इसको करने बैठोगे तो ये काफी लेंदी, ये हो भी जाएगा। एक रिजल्ट और भी कराया हुआ है तुम्हें अगर याद हो तो, आर की पावर -3 इंटू में आर, डाइवर्जेंस, इसका डाइवर्जेंस, कर्ल इसका, यहां पे एन कुछ भी हो, कर्ल के अंदर एन कुछ भी हो ये हमेशा 0 होता है, बट डाइवर्जेंस के अंदर इस एन की वैल्यू -3 होती है तो ये पक्का 0 होता है। याद है, ये दोनों रिजल्ट बताए थे मैंने तुम्हें, ये रिजल्ट पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट,
इफ एस डिनोट्स द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन्स एक्स इज इक्वल टू 0 0 दिस ये दिख रहा है मेरे को कि ये सीधी सीधी इसके अंदर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगेगी। देन द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द सरफेस इंटीग्रल की पूछ रहा है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको मैं वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करूंगा तो 3x², पहले वाले का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, दूसरे वाले का y में करेंगे तो माइनस का 2x², और तीसरे वाले का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0। जशनदीप क्या पूछ रहे हो, dx dy dz, ठीक है, क्या पूछना चाह रहे हो जशनदीप? 0 से 1, y का जो है वो भी 0 से 1 और z का जो है वो भी 0 से 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना बच गया, सिंपली x² बच गया। तो 0 से 1 0 से 1 x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो तो हो जाएगा x³ 0 से 1 dy dz। ठीक है, अपर लिमिट रखोगे तो 1/3, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 से 1, फिर यहाँ पे बचेगा dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y 0 से 1 dz। ठीक है, फिर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम 0 से 1 कितना हो जाएगा, सिंपली dz बन जाएगा, और dz का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली z हो जाएगा 0 से 1, तो अपर लिमिट रखेंगे तो 1, तो 1/3 आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल स्वर्णिमा आदर्श। ठीक है सर, वो अगर कर्ल वाले में डाइवर्जेंस हो तो हाँ वो ऐसे यही था रिजल्ट शायद, बट उसके अंदर स्पेशली -3 वाला जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। जशनदीप -3 वाले का क्वेश्चन पेपर में पूछता है कई बार, जब उसमें आर की वैल्यू -3 हो जाती है तो ये फॉर्मूला देखो क्या ये 0 बन रहा है क्या। ठीक है, उसमें n-3 बनता है उस फॉर्मूले में, जो उसका जनरल फॉर्मूला होता है उसमें n+3 बनता है तो 0 हो जाता है। नेक्स्ट, द यूनिट नॉर्मल सरफेस टू द, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर ए आया था ना, ये तो रिपीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड एट द पॉइंट 2 3 4। ये तो देखो कितना आसान है, इसका सिर्फ तुमसे क्या पूछा है, डाइवर्जेंस पूछा है, तो डाइवर्जेंस कर सकते हैं, सिर्फ डाइवर्जेंस पूछा है, तो इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 12xi कैप हो जाएगा, और जब इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6xyj कैप हो जाएगा, और इसका z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3xyz² k कैप हो जाएगा, है ना, यही होगा ना, 12x y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6xy और 3 ये हो जाएगा। ठीक है, किस पे पूछ रहा है, पॉइंट रख देंगे इसके अंदर हम, डाइवर्जेंस ऑफ 2 3 4, x के वैल्यू 2 रखोगे तो हो जाएगा 24। एक सेकंड, ये मैंने क्या कर दिया, डाइवर्जेंस लेना था तो आई कैप जे कैप के कैप क्यों लगा दिए, ये तो स्केलर बनेगा ना, थोड़ी गड़बड़ कर दी है मैंने, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है भाई। ठीक है, यहाँ प्लस लगाओ, ठीक है, तो हो जाएगा 24, और भाई ये इसकी 6 से गुना कराओगे तो 6 की 6 से कराएंगे तो 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 3 और गुना 16। आज ज्यादा बच्चे लाइव हैं क्या, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। 24 और 36 कितना हो जाएगा, 60, और इसकी गुना कराओ, 3 की 3 से गुना कराएंगे तो 9, 9 की 2 से कराएंगे तो 18, और 18 की 64 से कराएंगे तो सॉरी सोली निकल रहा है, 18 की 16 से गुणा कराएंगे तो 16 अट्ठे 128, 12, 16 को 1 से करेंगे तो 16 और 12 हो गया 28, तो ये 288 हो गया, और जब 288 में 60 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 348, है ना, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो 16 था ना तो 16 से 16 बन गया। चलो फॉर c इज ग्रेटर देन 0 इफ a ये दिया हुआ है इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट दिस टू द कॉन दिस। ये बढ़िया सवाल लग रहा है भाई, देखो ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल लग रहा है। देखो ये वाला चीज क्या कह रहा है कि ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है तुम्हें, यानी कि ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो ये वाली चीज दी हुई है तुम्हें, ये क्या दिया हुआ है, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, यानी कि जब मैंने यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाला तो AIBJCK बना, और ये इस पॉइंट पे बना और इस कॉन के ऊपर, तो ABC की वैल्यू से हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो मेरे को जो फाई दिया हुआ है वो दिया हुआ है z माइनस रूट में x² प्लस y², ये जो है मुझे फाई दिया हुआ है। ठीक है, तो जब मैं इसका ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालूंगा, पहले जब मैं इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा
तो वो बनेगा भाई माइनस का 1/2 √x² प्लस वाई स्क्वायर, और x² प्लस वाई स्क्वायर का 2x आई कैप। ये तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा। सेम टू सेम ये ही y के रिस्पेक्ट में बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा j कैप, और z के रिस्पेक्ट में बनेगा सिर्फ 1, क्योंकि बाद वाला पूरा 0 है। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा। अरे हाँ, ये भी आसान पड़ता। हाँ, ये वाला शिप्रा कह रही है, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पर शिप्रा ना, स्क्वायर करके वैसे कर सकते हो शिप्रा, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि ना करो। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो। सर सेटिस्फाई करवा लो सीधा। सेटिस्फाई कैसे करवा लूं सीधा जशनदीप? सीधा सेटिस्फाई कैसे करा ले? चलो अब तुम्हारे, सुनो सुनो सुनो, अब थोड़ी सी बात सुन लो एक बार। तुम्हारी दो चीजें आई हैं, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। सुनो बात से, सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक है, एक बार सुनो सुनो। z इज इक्वल टू रूट में x² प्लस वाई स्क्वेयर अगर दिया हुआ है, ठीक है, तुम इसके अंदर स्क्वायर कर लो। तो जब तुम इसके अंदर स्क्वायर करोगे तो ये वाली चीज ये बन जाएगी। अब ये वाली चीज जो है ना, ये नहीं है। पहली बात तो ये वाली चीज और ये वाली चीजें दोनों डिफरेंट है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों डिफरेंट है? देखो, ये अपने अंदर दो कर्व को क्या कर रहा है, ये अपने अंदर दो कर्व को सेटिस्फाई करवा रहा है। इसके अंदर एक कर्व तो है भाई z इज इक्वल टू रूट में x² प्लस वाई स्क्वायर, और एक इसके अंदर है z इज इक्वल टू माइनस का रूट में x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, खांसी आ रही है क्या तुम्हें? तुम्हारी मैडम की आ रही है खांसी। मैंने कहा भी था, पर अब क्या करें। सुन लो भाई, मैं भी सुन रहा हूं, तुम भी सुन लो। तो z इज इक्वल टू प्लस का रूट x² प्लस वाई स्क्वायर है, और ये भी है। तो ये वाला जो तुम्हारा कर्व है ना, ये वाला जो तुम्हारा कर्व है, इस कर्व के अंदर ये कर्व कंटेन्ड है। टेक्निकल बात सुन लो, तुम्हारा आंसर अगर मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम मार दो। पर टेक्निकली ये चीज इतनी सही नहीं है, मैं तुम्हें टेक्निकलिटी बता रहा हूं। अगर तुम्हारा सीधा मारने से बात बन रही है तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार मेरी बात समझ लो एक बार ध्यान से, क्योंकि हम कई बार ये गलती करते हैं और इसके अंदर हम एक्स्ट्रा चीजें कर देते हैं। तो अब हमने क्या किया, इस कर्व को ना, इसमें से 2-3 कर्व और बना दिए। क्योंकि तुम एक बात समझो, y इज इक्वल टू रूट एक्स एक कर्व है, और वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में x एक अलग कर्व है। समझ रहे हो? ये वाला जो कर्व है ना, देखो, एक चलो, एक इसमें से अच्छी बात निकल के आ गई। यहाँ पे देखो, एक कर्व तो मान लो ये y इज इक्वल टू रूट एक्स, और एक कर्व है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। जब इस कर्व को तुम प्लॉट करोगे ना भाई साहब, तो ये स्क्वायर रूट वाला जो कर्व है ना, ये स्क्वायर रूट वाला कर्व ऐसे जाता है बस। ये वाला कर्व ये है, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो वो ऐसे जाएगा। ठीक है, ये चला गया यहां से ऐसे, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टू बी वेरी प्रिसाइज, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन होगा। बट ये क्या है तुम्हारा, क्या ये तुम्हारा राइट पैराबोला नहीं है? हम अभी अभी ये चीज कवर करके आए हैं। ये वाला तुम्हारा राइट पैराबोला है। अगर ये तुम्हारा राइट पैराबोला है, तो इसने अपने अंदर दो चीजें कवर नहीं कर ली। देखो कि यहां से ये वाला पार्ट भी ले गया और ये वाला पार्ट भी ले गया। अब तुम्हारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन था वो तो बस इतना ही था, इतना था। तुमने इसकी स्क्वायरिंग कर ली अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, पर तुमने इसकी स्क्वायरिंग अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए तो कर ली, बट तुमने एक्चुअल जो कर्व था ना वो बदल दिया। पहले वो स्क्वायर रूट फंक्शन था, तुमने उसका पैराबोला बना दिया। अब ये वाली चीज तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा चलेगी, और बाई चांस उसने ये इस वाले कर्व के भी ऑप्शन दे दिए और इस वाले कर्व के ऑप्शन भी दे दिए। कुछ मान लो कोई पॉइंट ही सेटिस्फाई कराना है या कुछ भी कराना है, और मान लो इसका ऑप्शन दे रखा है और तुम उसको टिक मारा है, ऑप्शन मैच करके बाई चांस नन भी दिया हुआ है, तो नन आंसर आएगा इसका, और तुमने टिक कर दिया इस वाला। समझ रहे हो? तो तुमने एक कर्व अपने लिए एक्स्ट्रा बना लिया, तुमने एक कर्व अपने लिए एक्स्ट्रा बना लिया। अब तुम इसका क्यूब कर लोगे ना, क्यूब कर लोगे तो एक नया कर्व बन के आ जाएगा। वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स कर दोगे तो और एक चीज और नई निकल के आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहली चीज तो ये कि स्क्वायर करना एक बहुत सही बात नहीं है। अगर तुम्हारा स्क्वायर करने से बाई चांस ऑप्शन सही आ गया तो अच्छी बात है, यू कैन डू इट। ठीक है,
बट टेक्निकली हम इस चीज को ऐसे करना एकदम एग्जैक्टली सही नहीं है। तो पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, समझ में आई। दूसरी बात, तुम कह रहे हो कि सर एबीसी को उठा के इसके अंदर रख दो, एबीसी को उठा के इसके अंदर रख दो और ऑप्शन मैच करा लो। ठीक है, एबीसी को इसके अंदर उठा के रखो, एक्स की वैल्यू ए, बी की वैल्यू वाई और सी की वैल्यू सी, सॉरी जेड की वैल्यू सी, ये रख दो इसके अंदर और फिर चेक करा के देखो कौन सा ऑप्शन है। अब इसके अंदर तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये, चलो इससे भी बात तो बन रही है, बट ये किस तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। क्या तुम्हारे कौन के ऊपर तुम्हें एबीसी पॉइंट दिया हुआ है? यही कह रहे थे ना तुम मेरे को कि सर पॉइंट को ऑप्शन से सेटिस्फाई करा के देख लो। तो मुझे एक बात बताओ, जो भी तुम्हारा कौन बन रहा है, क्या उस कौन के ऊपर एबीसी को, सर एबीसी को नहीं, 1 1 √2 को कौन में रख के देख लो। 1 1 √2 को कौन में रख के देख लूंगा तो उससे क्या हो जाएगा फिर? उससे क्या हो जाएगा जशनदीप? 1 1 √2 को अगर मैं कौन में रख दूंगा तो वो तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए। उससे क्या हो जाएगा? मैं समझा नहीं। मैं 1 1 √2 को अगर कौन में रख दूंगा तो उससे हो क्या जाएगा? वो तो कौन का ही पॉइंट है, तो वो तो सेटिस्फाई करेगा ही, पर उसको सेटिस्फाई कराने से होगा क्या? है ना? तो उससे होगा क्या? उससे भी कुछ नहीं होगा। और डाउट बोलो। तीसरा डाउट अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है, तीसरा डाउट अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि सर एबीसी को उठा के और यहां रख के देख लो, इसके अंदर एबीसी को उठा के और इसके अंदर रख दो, तो इसके अंदर जब मैं रख दूंगा तो सी इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हो जाएगा। फिर तुमने स्क्वेयरिंग कर दी तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 आ गया। इससे क्या हो गया? ये कैसे किया? इसका लॉजिक क्या है? क्या एबीसी पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है कौन के ऊपर? ये बताओ पहले। ये तो कह ही नहीं रहा। एबीसी तो एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। मान लो तुम्हारा कौन होगा कैसा भी, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो तुम्हारा ये नॉर्मल वेक्टर बना, मान लो ये नॉर्मल वेक्टर तुम्हारा ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप है। समझ आ रही है मेरी बात? तो एबीसी ये पॉइंट थोड़ी ना दे रखा है। अगर एबीसी ये पॉइंट होता तो मैं रख देता। अब बोलो अगर तुम्हारे को और कोई डाउट बचा। अब किस्मत तुम्हारी अच्छी है, तुम जुगाड़ एक नंबर का लगा के बैठे हो, सारों से तुम्हारा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो उसमें तुम्हारी किस्मत अच्छी है, बस ये मान के चलो। लॉजिकली तुम हर चीज के अंदर थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हो। सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, मेरे को उम्मीद है ये बात ठीक है। तो अब मैं इस चीज को आगे करता हूं। अच्छा चलो, अब संध्या ने भी एक चीज बताई। संध्या कह रही है कि सर पॉइंट को ही ऑप्शन में रख दो। इसका क्या लॉजिक है? इसका क्या लॉजिक है मेरे को ये बताओ संध्या। पॉइंट को ऑप्शन में रखने का तो कोई भी लॉजिक नहीं हुआ। नहीं नहीं, मैं तो प्रॉपर ही करा रहा हूँ, सीधा ही करा रहा हूँ, बट तुम्हारे डाउट्स क्लियर होने जरूरी है ना। चलो पेपर में तो बाई हुक और क्रुक तुम कैसे भी कर करा के बात बनाओगे, पर उसके पीछे कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना वो बात बनाने के लिए। मैं तो वो बता रहा हूँ बस, ठीक है। नितेश कह रहा है कल का हॉलीडे मत रखना सर, ये बच्चे वैलेंटाइन सेलिब्रेट करेंगे। कोई नहीं करेगा, बाकी क्लास रखेंगे हम, ठीक है। चलो अब इस पॉइंट के ऊपर देखो, 1 1 √2, ये वाला देखो, इस पॉइंट को रखो इसके अंदर। जब 1 1 √2 को इसके अंदर रखेंगे तो ये क्या बनेगा? आई कैप अपॉन में √2 माइनस का जे कैप अपॉन में √2 और प्लस का 1 के कैप, ये बनेगा, ठीक है। और अब इसका नॉर्मल वेक्टर बनाओ, मतलब यूनिट वेक्टर बनाओ। तो आई कैप बाई √2 माइनस जे कैप बाई √2 और प्लस का के कैप, और भाई इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना आ रहा है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। तो जब ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 + 1 3/2, √3/2 है ना, √3/2, ये तो 2/√3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1/√2 आई कैप, ये तो पूरे के बाहर ही चल रहा है, माइनस का 1/√2 जे कैप और प्लस का के कैप। तो यहां से ए की वैल्यू देखो क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी √2/3,
बी की वैल्यू आएगी माइनस का √2/3 और सी की वैल्यू आ जाएगी सिंपली तुम्हारी 2/√3। अब देखो इसके अंदर फर्स्ट टर्म भी नेगेटिव आएगी, फर्स्ट टर्म अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, फर्स्ट टर्म भी नेगेटिव है, इसको भी नेगेटिव कर लो, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसके अंदर तुम्हारा। ठीक है ठीक है ठीक है, अब इसके अंदर लगा लो, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 2/3 आएगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 2/3 आएगा, और जो सी का स्क्वायर आएगा वो आएगा तुम्हारा 4/3। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर के बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर के बराबर है, तो सी बी ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन के अंदर से बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हुई हैं, तो इस चीज को समझ लेना। ठीक है, चलो अगला 25। ए वेक्टर फील्ड विद वैनिशिंग कर्ल, जिसका कर्ल 0 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इररोटेशनल बोलते हैं। नेक्स्ट, what is the Green's value for the function f g for the region x is equal to 1 and y is equal to 2 from the origin। ये देखो कितना शरीफ सा सवाल दिया हुआ है, ये तुम्हारा m बन रहा है और ये तुम्हारा n बन रहा है। जो ग्रीन्स फंक्शन होता है वो क्या बनता है, डेल n ओवर डेल x माइनस का डेल m ओवर डेल y, और ये क्या हो जाएगा dx dy। ठीक है, और x की सर 2/√3 नहीं होगा, कहां पे 2/√3 क्या नहीं होगा मोनिका, 2/√3 तो आएगा, यहाँ पे k के साथ तो कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाइड, ये बन रहा है रूट में 3/2। अच्छा ये पूरा का पूरा √3/2 होगा शायद, है ना, ये पूरा का पूरा √3/2 आएगा यहाँ पे, ये पूरा का पूरा करो भाई। हालांकि मेरे को लगता है आंसर पे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम स्केलर ही है ना, बट थोड़ा कैलकुलेशन सही कर लो। तो -1/√3, ये भी माइनस का 1/√3 और ये √2/3 ये बनेगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, तो ये भी 1/3, ये भी 1/3 और ये 2/3। हाँ तो ऑप्शन तो वही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन सही कर लेना। ठीक है, चलो तो ये बनेगा, इसके अंदर x की जो लिमिट है वो भी 0 से 1 है और y की जो लिमिट है वो 0 से 2 है, तो यहाँ पे 0 से 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 से 1। तो x के रिस्पेक्ट में n का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा 2x, y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2y, तो ये हो जाएगा dx dy। ठीक है, अब 2 को तो बाहर निकाल लो, 0 से 2, और x के रिस्पेक्ट में जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 माइनस का xy हो जाएगा, लिमिट क्या है 0 से 1 है और dy है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 0 से 2 अपर लिमिट रखोगे तो हो जाएगा 1/2 और माइनस का y, और लोअर रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा तो dy बन जाएगा। ठीक है, अब इसका y के रिस्पेक्ट में कर लो, जब इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो y/2 और माइनस का y²/2 ये हो जाएगा 0 से 2 तक। तो जब 2 रखेंगे इसके अंदर तो ये 2/2 1 बन जाएगा और अरे यार ये तो नेगेटिव आ रहा है, अच्छा नेगेटिव ऑप्शन भी है फिर, ठीक है, और ये हो जाएगा 4/2 2, तो आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है बिल्कुल मोनिका। ठीक है, आसान सा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन एकदम कम कर देती है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, तो ये वाली चीज तो m है और ये वाली चीज n है। n में ध्यान रखना -y² है। ठीक है, m जो है यहाँ पे दिया हुआ है xy और जो n है वो दिया हुआ है तुम्हें माइनस का y²। ठीक है, तो जब इसके अंदर हम ग्रीन्स फंक्शन लगाएंगे फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द लाइंस x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, तो 0 से 1 0 से 1 ले लेंगे, n के रिस्पेक्ट में करेंगे x का तो वो 0 बनेगा क्योंकि वो माइनस का है, और m का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो खाली बनेगा x dx dy। अरे 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 उल्टा उल्टा है, उल्टा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है भाई, सही बात है, सही बात है। m दिया हुआ है माइनस का y², ये यही तो गलती कराना चाहता था, ये यही तो गलती कराना चाहता था, सही बात है, वही गलती मैंने कर दी जो ये गलती कराना चाहता था।
तो एन का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई आएगा, और ये माइनस का 2y हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के में करोगे तो। ठीक है, तो माइनस को बाहर निकाल दो, 0 से 1 ये बन जाएगा y dx dy। तो जब इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, 0 से 1 प्लस क्यों होगा, अच्छा अच्छा एक माइनस है, अरे 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 लास्ट इसमें तो मैं सारी गलती कर रहा हूँ, एन का एक्स के में कर दिया और एम का वाई के में कर दिया और बीच में माइनस आता है, तो माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक बात है भाई, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है, मैं तो सारी गलती कर रहा हूँ। तो प्लस का 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, मान ली। ठीक है, तो 3 आ गया। 0 से 1 वाई की लिमिट 1 रखेंगे, सॉरी एक्स की लिमिट 1 रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वाई डी वाई। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 3 इंटू में y² by 2, 0 से 1, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो 3/2 क्या हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए? डन है, अगले पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28। स्टोक्स थ्योरम इज यूज टू कन्वर्ट द लाइन इंटीग्रल को किस में करता है, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, लाइन को सरफेस में करता है स्टोक्स थ्योरम। सर वैच ऑफर चला दो, वैलेंटाइन के ऊपर दूसरे एप्लीकेशन वाले ऑफर दे रहे हैं। अच्छा, वैलेंटाइन डे का भी ऑफर दे रहे हैं क्या? ठीक है, हम भी चला देंगे। डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड आर, ये कह रहा है डाइवर्जेंस एंड कर्ल क्या होता है एक वेक्टर फील्ड का। डाइवर्जेंस तो एक स्केलर होता है और कर्ल क्या होता है, एक वेक्टर होता है। तो स्केलर एंड वेक्टर भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखो ये सवाल आ गया, मैं जो कह रहा था इसके अंदर डाइवर्जेंस किसका पूछा है, इसके अंदर डाइवर्जेंस किसका पूछा है, आर की पावर -3 इंटू में आर का। यही सवाल मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। ये डायरेक्ट याद करके रखना है, जीरो होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखनी है तुम्हें। ठीक है, यही समझा रहा था मैं पीछे तुम्हें। नेक्स्ट, इसको छोड़ो भाई, अब ये कर्ल पूछ रहा है, वैसे तो सिंपल ही पूछ रहा है बट ये पता नहीं लग रहा है ये क्या है, ये टाइपिंग एरर है। ये बुक में ही कुछ सवाल ऐसे हैं तो ये थोड़े से दिक्कत करते हैं। ग्रेडियंट फाई एट ए पॉइंट टू द सरफेस दिस फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट इज ए वेक्टर, ये पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, ये बताओ, फाई दिया हुआ है तुम्हें एक कांस्टेंट, फाई दिया हुआ है तुम्हें एक कांस्टेंट, तो ग्रेड फाई क्या बनेगा इसका, ये बताओ। ग्रेड फाई कुछ भी आए, ग्रेड फाई कुछ भी आए हमें मतलब ही नहीं है, वो नॉर्मल ही होता है हमेशा। ठीक है, इस चीज को तो पता ही है तुम्हें। अब ये भी वैसे तो आसान सवाल है, ये भी वैसे तो आसान सवाल है, बट ये नहीं पता ये ए एक्स बी वाई और सी जेड के इनके प्लस में क्या है, बीच में क्या है, ये चीज नहीं पता लग रही हमें। ठीक है, वैसे मेरे को जो लगता है वो सवाल ऐसा होना चाहिए, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। इसके अंदर मेरे को जो क्वेश्चन लगता है वो टाइपिंग में ये होना चाहिए, ए एक्स आई कैप। बुक में ही ऐसा है, टाइपिस्ट की तो गलती नहीं है, हमारा टाइपिस्ट अब ब्रिलियंट टाइपिस्ट है, ये दिया हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कर्व दिया होगा x² + y² + z² इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ होगा, है ना। नहीं हिमांशु यार, अब तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो ट्रिपल इंटीग्रल इसका क्या कर दो, इसका कर दो डाइवर्जेंस, तो ये हो जाएगा a + b + c और यहां बन जाएगा dv। a + b + c को तो बाहर निकाल दो और ये इंटीग्रेशन बन जाएगा किसका, dv का। dv का जो ट्रिपल इंटीग्रल है वो a + b + c और ये बन जाएगा v। और ये मेरे को क्या दिया हुआ है, ये मेरे को एक स्फीयर दिया हुआ है, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। r कितनी है, रेडियस इसकी 1 है, तो इसका जो वॉल्यूम है ना वो 1 a + b + c और ये हो जाएगा 4/3 पाई, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे को लगता है कुछ ऐसा होना चाहिए, a + b + c 4/3, ये पाई भी आना चाहिए इसके साथ, तो ये कुछ ऐसा आंसर मिलना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, नहीं आदर्श, अभी नहीं। अब ये भी ऐसा ही है, कर्ल कुरल का, ये तो आसान है, इसको छोड़ो, पर इसके अंदर समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, इसमें भी समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। यहां पे आओ। ठीक है, इफ ए पार्टिकल इज बीइंग डिस्प्लेस्ड ऑन ऑपरेटिंग इक्वेशन दिस
व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ऑपरेटिंग इक्वेशन का मतलब है कि आर वेक्टर बना के दिया है इसने, e रेज टू द पावर माइनस टी आई कैप प्लस का 2 cos टी जे कैप और प्लस का साइन टी के कैप। ये क्या है तुम्हारा, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये क्या है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो जब डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आ जाती है, वो भी वेक्टर बन जाएगा। तो जब इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी आई कैप माइनस का 2 साइन टी जे कैप और प्लस का कोस टी के कैप, ये बन जाएगा। तो ये वेलोसिटी वेक्टर होगा। एकदम रद्दी सा सवाल है, ये बस पता होनी चाहिए बात, जिसको पता है उसके लिए सवाल फ्री का है। ये किसका सवाल दे दिया, तो कॉम्प्लेक्स का दे दिया। द नेचर ऑफ द सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन, ये tan 1 ओवर z की सिंगुलैरिटी क्या है, ये तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आ गया। चलो बताओ, इस बार ने तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा। tan 1 बाई जेड की कैसी सिंगुलैरिटी है, जब इसका हम एक्सपेंशन करेंगे, जब इसका हम एक्सपेंशन करेंगे, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करेंगे तो उसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी। उसके अंदर कितनी टर्म आएंगी, इनफाइनाइट टर्म आएंगी। और जब इनफाइनाइट टर्म्स आती है किसी के एक्सपेंशन में, लॉरेंट एक्सपेंशन में, तो उसके पास असेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। उसके पास क्या होती है, असेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। और क्योंकि इसकी जो सिंगुलैरिटी है वो एक अपने पास एक जाल बना के बैठी है, तो इसकी जो सिंगुलैरिटी है वो नॉन आइसोलेटेड है और वो असेंशियल भी है। ठीक है, वो कैसी है, नॉन आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलैरिटी है। ठीक है, डन है। ये अभी हम अगला टॉपिक यही करेंगे, तब तुम्हें समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें अच्छे से समझ जाओगे। अगले पे आओ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर दिस इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। लीनियर कॉम्बिनेशन होगा यानी कि डिपेंडेंट होंगे तीनों के तीनों। लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे यानी कि ये तीनों वेक्टर्स क्या बनेंगे, डिपेंडेंट बनेंगे। और तीनों वेक्टर्स डिपेंडेंट बनेंगे तो रैंक जो होगी इनकी लेस देन 3 होगी। रैंक लेस देन 3 है तो डिटर्मिनेंट 0 बनेगा फिर। बट सर एसेंशियल तो आइसोलेटेड टाइप, नहीं नहीं, एसेंशियल तो कैसी भी हो सकती है जशनदीप, आइसोलेटेड भी होती है और नॉन आइसोलेटेड भी होती है। ठीक है, आइसोलेटेड भी होती है और नॉन आइसोलेटेड भी होती है। ठीक है, सिंगुलैरिटी तो कैसी भी हो सकती है, M31 321 210, ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर रख के m की वैल्यू निकाल लेना, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। इफ ग्रेडियंट, इफ f ये दिया हुआ है इस चीज का ग्रेडियंट, f जो है वो इस चीज का क्या दिया हुआ है, ग्रेडियंट है, यानी कि इसका जब ग्रेडियंट निकालोगे तो f निकल के आएगा। तो f के बारे में पूछ रहा है कि वो क्या होगा, f तुम्हारा क्या होना चाहिए, वो सोलेनोइडल होना चाहिए, वो इरोटेशनल होना चाहिए, वो दोनों होने चाहिए, वो नन होना चाहिए। अब तुम्हारे को एक चीज अगर ध्यान हो तो जब हम कर्ल ले लेते हैं किसका, किसी के ग्रेडियंट का, जब हम क्या ले लेते हैं, कर्ल ले लेते हैं किसी के ग्रेडियंट का, तो वो हमेशा 0 आता है। ये पता है ना तुम्हें, ये प्रॉपर्टी होती है। जब हम कर्ल ले लेते हैं किसी के ग्रेडियंट का, तो अगर मैं इसका कर्ल निकाल दूं तो क्या बनेगा, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ये वाला फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, ये होगा। और ये चीज 0 बन जाएगी फिर, क्योंकि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट लिया हुआ है। यानी कि कर्ल ऑफ f क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि इरोटेशनल हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा तुम्हारा, इरोटेशनल हो जाएगा। ए वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस दिस एट द पॉइंट दिस। यूनिट नहीं पूछा, देखो सिर्फ नॉर्मल पूछा है, यूनिट नहीं पूछा तुमसे, सिर्फ क्या पूछा है, नॉर्मल पूछा है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल लेंगे यहां से सिर्फ, तो 2x आई कैप y के सॉरी 2x प्लस माइनस वाई आई कैप, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस का x प्लस जेड जे कैप, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y के कैप, ये हो जाएगा। किस पॉइंट के ऊपर पूछा है, 1 2 3 के ऊपर पूछा है। तो जब यहाँ 1 रखेंगे ये तो बन जाएगा 0 आई कैप, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा y, ये 2 है कि क्या चीज है ये, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z है, ये वाली चीज 2 नहीं है, z है, खुद का ही लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा। तो हो जाएगा 2j कैप और ये हो जाएगा 2k कैप, तो 2j कैप प्लस 2k कैप भी ऑप्शन हो जाएगा। सर क्या कोई वेक्टर सोलेनोइडल एंड इरोटेशनल बोथ हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। जीरो वेक्टर ले ले आदर्श, एक वेक्टर जो है जीरो वेक्टर ले ले, 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप। जीरो वेक्टर जो है ये सोलेनोइडल भी है और ये इरोटेशनल भी है।
ऐसा हो सकता है कोई और वेक्टर भी मिल जाए। और मेरे को लगता है सारे के सारे जो कांस्टेंट वेक्टर हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, कांस्टेंट वेक्टर जो होगा वो सारे ही कांस्टेंट वेक्टर इरोटेशनल भी होते हैं और सोलेनोइडल भी होते हैं। गुड इवनिंग निधि। है ना, कांस्टेंट वेक्टर का डाइवर्जेंस लोगे वो भी जीरो ही आना है, और कर्ल लोगे तो सारे पार्शियल डेरिवेटिव जीरो बनेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर। तो सारे के सारे कांस्टेंट वेक्टर्स जो होते हैं वो इरोटेशनल भी होते हैं और वो तुम्हारे सोलेनोइडल भी होते हैं। ठीक है आदर्श। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर ए कॉमन कैटेनरी? इसको छोड़ देना भाई, ये मेरे को भी नहीं आता है, ये मेरे को भी नहीं आता, इसको छोड़ देना। ठीक है, अगला। ये देखो फिर से यही सवाल है, अगर डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन इंटू में आर वेक्टर जीरो है तो एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? -3 के। मैं कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना ढंग से। मोनिका ऑप्शन बता रही है सी, तो ठीक है सी मार दिया मैंने, मेरे को आता नहीं है भाई ये, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को याद ही नहीं है। ये वाला देखो क्या करें, इफ डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन इंटू आर वेक्टर, नहीं 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 नहीं, ये मेरे को लग रहा है टाइपिंग गड़बड़ है, ये टाइपिंग गड़बड़ है। बाकी ये क्वेश्चन जो है ना, टाइपिंग यहां से सर शुरू हो रहा है, ये क्वेश्चन तुम्हारा यहां से शुरू हो रहा है। बाकी जो एक क्वेश्चन है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। ये रियल एनालिसिस के अंदर भी था ये सवाल, क्योंकि इसके अंदर तुमसे क्या पूछा है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा है। अगर तुम्हें याद हो भाई साहब, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी ग्रेडियंट से ही पता लगता है, ग्रेडियंट से इंपॉर्टेंट कोई चीज ही नहीं है ये, मान लो वेक्टर के अंदर हम कहते हैं कि ग्रेडियंट ले लो, जिसकी डायरेक्शन में लेना है उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करा दो उसके यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन में निकालना है ना, तो ये मेरा ए वेक्टर है साहब, ये मेरा क्या है? ये ए वेक्टर है। ठीक है, बिल्कुल हिमांशु। तो इस वेक्टर का जब ए कैप करोगे, इसका डिटर्मिनेंट तो 3 दिख रहा है साफ साफ, तो 1/3 आई कैप हो जाएगा, माइनस का 2/3 जे कैप हो जाएगा, प्लस का 2/3 के कैप हो जाएगा, ये ए कैप वेक्टर बन रहा है। अब क्या करो तुम, ग्रेड फाइव लो, ग्रेड फाइव लोगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वाई प्लस जेड आई कैप हो जाएगा, वाई प्लस जेड आई कैप हो जाएगा, और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स प्लस जेड हो जाएगा जे कैप, एक्स जेड, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड के में करेंगे तो एक्स प्लस वाई के कैप हो जाएगा। किस पे कह रहा है? एट 1 1 1, तो ग्रेडियंट ऑफ 5 1 1 1 पे निकाल दो भाई, तो हो जाएगा 2 आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप, ये ग्रेड 5 आ गया, ये ए कैप आ गया। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, ग्रेडियंट ऑफ 5 इंटू में ए कैप, तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 2/3 माइनस का 4/3 प्लस का 4/3, तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान और बहुत मजेदार सवाल है। ठीक है, अगला। If A, B, C are non-coplanar vectors such that this is equal to this, then the angle between A and B. यहाँ पे क्या है? आज के क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानचू, यही आएंगे इस पेपर में, इससे बाहर नहीं मिलेगा कुछ भी, गारंटी है। कोई बाई चांस एक आधा सवाल दे दे तो दे दे, नहीं तो बस बहुत है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, VTP, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है भाई इसके अंदर। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो ये कैसे सोल्व होगा? पहले हम कहा जाएंगे, ए डॉट सी के पास जाएंगे और उसका मल्टीप्लीकेशन बी के साथ करा देंगे, माइनस में फिर हम जाएंगे ए डॉट बी के पास और फिर उसका करा देंगे सी के साथ। और ये दिया क्या हुआ है मेरे को? बी वेक्टर बाई रूट टू, और या फिर मैं इसको थोड़ा सही से लिखूं तो देखो ये क्या दिया हुआ है, 1/√2 बी वेक्टर और प्लस का 1/√2 सी वेक्टर। ठीक है, अच्छा एक ऐसा शीट में भी था, मेरे तो याद है नहीं। अब इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, इन दोनों को जब उठा के इधर ले आओगे तो a माइनस ए डॉट सी माइनस का 1/√2 बी वेक्टर बन जाएगा, और सी वाले को जब इधर लाओगे तो माइनस में a डॉट बी और माइनस का 1/√2, ये बन जाएगा सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें किसके बारे में पूछा है? ए और बी का, ए और बी का ये चीज, तो ये वाली चीज भी जीरो होनी चाहिए, ये वाली चीज भी जीरो होनी चाहिए, तभी तो जीरो वेक्टर बनेगा। यानी कि ए डॉट बी माइनस 1/√2 जीरो होना चाहिए, यानी कि ए डॉट बी तुम्हारी कितना आना चाहिए? 1/√2, और ए और बी दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा 1/√2 आएगा, तो यहां से जो थीटा है तुम्हारा वो 45 डिग्री आ जाएगा, हटाओ π/4। ठीक है, डन है। अगला, डाइवर्जेंस ऑफ
आर क्रॉस ए वेक्टर वेयर ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू, ये पूछ रहा है डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए, ये क्या था, आर इंटू में कर्ल ऑफ ए माइनस में ए इंटू में कर्ल ऑफ आर। तो ये वाला भी जीरो और ये वाला भी जीरो है ना, तो दोनों जीरो हो जाएंगे। आज क्वेश्चन करने में लग रहा है कि मैं कुछ पढ़ा है पिछली क्लास के, पिछले पहले 2 क्वेश्चन देख के मेरे तो तोते उड़ गए थे। वो क्वेश्चन थे ही हिमांशु थोड़े से मुश्किल, कुछ नहीं है, वो थे ही बड़े लेंथी, उस तरीके के क्वेश्चन तो आएंगे ही फंसाने के लिए। अब ये मान के चलो कि हर क्वेश्चन में कितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सर ए डॉट भी +1/√2 होगा। सही बात है, मोनिका सही कह रही है, पर मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ मोनिका, अब ठीक है, यहाँ पे प्लस कर दूंगा, यहाँ पे प्लस कर दूंगा, तो ये दोनों ही माइनस के रहेंगे। यार ये तो 3π/4 आना चाहिए। रुको 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 रुको, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर ली है भाई, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर लिया। रुको 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 रुक जाओ, यहाँ पे मैंने साइन की जल्दबाजी में गलती कर दी। ये जब इधर आएगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस बनेगा। यहाँ पे साइन की गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे साइन की गड़बड़ कर दी है, ये प्लस बनेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू -1/√2 आ रही है, तो 135 डिग्री होएगा भाई ये। ठीक बात है। हाँ ये डायरेक्ट आइडेंटिटी भी है, बाकी ये आया ऐसे है, ठीक है हिमांशु, तो 45 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, वेक्टर्स A एंड B आर irrotational then A क्रॉस B is irrotational, A क्रॉस B सोलेनोइडल। क्वेश्चन 45, ये इसके अंदर मैंने पीछे एक प्रॉपर्टी बताई थी निधि, अगर याद हो तो। इसके अंदर अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ना निधि, अगर समझ नहीं आ रहा है तो ए वेक्टर को मान लेना कुछ भी अपनी तरफ से, एक कांस्टेंट वेक्टर मान लो, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है निधि, ये मान लेना। और आर वेक्टर को मान लो निधि एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। अगर समझ नहीं आ रहा है तो ये काम कर लो, ठीक है निधि। अब यहां से क्या करोगे, आर क्रॉस ए वेक्टर निकाल लेना और फिर इसको आगे सीधे कर लेना, ठीक है निधि। नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लेना। अगर ए और बी इरोटेशनल है, ये याद है हमने ये सवाल किया था, ए और बी हमें इरोटेशनल दिए थे और हमसे पूछ रहा था कि डाइवर्जेंस ऑफ, याद हो तो, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कहा था कि डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी बताओ। अगर ए और बी तुम्हारे क्या है, इरोटेशनल है, तो तुमने फिर इसके अंदर ये नहीं किया था, बी इंटू में कर्ल ऑफ ए माइनस ए इंटू में कर्ल ऑफ बी, ये किया था कि नहीं किया था, और ये रोटेशनल थे तो ये दोनों जीरो हो गए थे। तो क्या जीरो आ रहा है, ए क्रॉस बी का डाइवर्जेंस जीरो आ रहा है, और ए क्रॉस बी का अगर डाइवर्जेंस जीरो आ रहा है तो डाइवर्जेंस जीरो आता है तो सोलेनोइडल बनता है, समझ रहे हो ना। इरोटेशनल सोलेनोइडल बनेगा क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी जीरो आएगा। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स देन द ग्रेडियंट ऑफ, ये क्या लिख रहा है, मेरे तो थोड़ा सा ऊपर से गया ये क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख रहा है क्या, ये क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या, ये मेरे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है भाई। अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख रहा है तो ये तो अंदर तो एक कांस्टेंट बनेगा, मानते हो कि नहीं मानते हो, यानी कि एक स्केलर बनेगा भाई। अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो स्केलर बनेगा, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो स्केलर बनेगा। और किसी भी स्केलर का अगर तुम ग्रेडियंट लोगे तो फिर तो जीरो ही आएगा, तो इसमें करना क्या है फिर। अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है, ठीक है, तो फिर जीरो हो जाएगा। सर मुझे डाउट है, अगर हम इस क्वेश्चन में ए और बी को कांस्टेंट वेक्टर ले ले और उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके कर ले तो वो भी जीरो आता है, मतलब इरोटेशनल। तो तुमने तो फिक्स कर लिया ना शिप्रा, तुमने तो फिक्स कर लिया, पर शिप फिक्स नहीं करना ना मुझे तो इन जनरल देखनी है ये चीज, मुझे तो इन जनरल देखनी है सब ए और बी के लिए। ऐसे इस दुनिया के सारे ए और बी जो इरोटेशनल हैं उनके लिए कौन सी बात सेटिस्फाई करेगी, मेरे को ये देखना है शिप्रा, समझ आ रही बात। इन जनरल हमें देखनी है वो बात। एसटीपी है तो जीरो, सीधा उड़ा दो, खत्म, वाह, अब मजा आ गया आज तो। चलो भाई, तो अब मेरे हिसाब से वेक्टर के हमने ये 47 क्वेश्चन तो ये करे, और एक शीट हमने इसकी और करी थी जिसमें 11वीं 12वीं के भी शायद 40-50 क्वेश्चन थे। अगर तुम ये 80-90 क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे
तो वेक्टर्स में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अपनी तरफ से जो भी तुमने बुक ली हुई है, उस बुक में से जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, इसको निपटाओ। अब हम यूजी पीजी के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, शायद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की तरफ। ठीक है। हाँ हिमांशु यार, वो मैं कर रहा हूँ यार, पर उसमें मेरे को काफी सारी समस्याएं आ रही हैं यार। ग्रुप का मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, पर ग्रुप में काफी सारे यार लूप होल्स हैं, उनको लूप होल्स को मैं कैसे सोल्व करूँ, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बट मैं जल्दी ही कुछ ना कुछ सोल्व कर रहा हूँ हिमांशु, इस बात को लेके। ग्रुप का मैंने सोचा है, बिल्कुल मैं कुछ कर भी रहा हूँ, बट उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लूप होल्स है, वो मैं देखता हूँ, करने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। नहीं नितेश, वो तो मैं अब वैसे तो हमारा ऐप के ऊपर तो बना भी पड़ा है, बट मैं उस चीज को एक बार थोड़ा सा डील करता हूँ, मैं करूंगा, डोंट वरी, इस चीज का मैं जरूर से जरूर सॉल्यूशन कर दूंगा जल्दी ही। ठीक है, चलो, मेरे को मैसेज करोगे, उस पर बताऊंगा। चलो, चलो तो थैंक यू सो मच, बाय। मेरे को उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। अब मिलेंगे हम कल, और कल हम करेंगे अपना, क्या रह रहा है उसके अंदर वो बची हुई है ना वो शीट अभी, तो कल हम उस चीज में करेंगे। सर मैं ओनली टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग में लिया था, बट शो नहीं होता है, ऐसा क्यों सर? वो शायद एक्सपायर हो गया होगा तेज बहादुर, मैं उसको एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, मैं उसको एक्सटेंड कर दूंगा। बाकी अगर फुल कोर्स लिया हुआ है तो उसमें वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गई होगी तेज बहादुर, अगर फुल कोर्स था पहले तो। हाँ, कोनिक्स की जो कल तो हम जो कोनिक्स की शीट है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, और यूजी पीजी का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अब उठाएंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर पार्ट के लिए, उसको करेंगे। ठीक है, तो अब बस तुम्हारा यूजी पीजी का अब बहुत ज्यादा काम नहीं बचता है, बस अब इसको कंपाइल कर करा के और फिर चीजों को निपटाएंगे। ठीक है, चलो, तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं कल, बाय। तो ठीक है तेज बहादुर, मैं उसको एक्सटेंड कर दूंगा, मेरे को एक मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है।